मेरा नाम राजन है। मैं बहुत गरीब था। मैं एक बड़े से बंगले में गार्ड की नौकरी किया करता था। मुझे नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरे लिए यह नौकरी बहुत अहम थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। मेरा परिवार गांव में रहती थी। वैसे तो हम दो भाई थे, लेकिन मेरा छोटा भाई जन्म के समय से ही अपाहिज था। उसकी टांगों में पोलियो था, इसलिए वो हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पिता काफ़ी बीमार हो चुके थे। उनको इलाज की सख्त ज़रूरत थी। माँ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके घर का गुजारा चला रही थी। अब मैं जवान हो गया था। आखिर मैं कब तक अपनी माँ से काम करवाता, इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए शहर आ गया था। कई महीनों तक मैंने यहाँ पर धक्के खाए। मेरा एक दोस्त शहर में काम करने के लिए आया था। वो फैक्ट्री में काम किया करता था। मैं भी सोचा उसी के साथ काम करूंगा, लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं मिला क्योंकि उसकी फैक्ट्री में वर्कर्स की ज़रूरत नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने दोस्त के साथ ही फैक्ट्री में काम करूंगा, लेकिन काफ़ी समय तक मैं यहाँ भटकता रहा। तब जाकर मुझे मेरे दोस्त ने इस बंगले के बारे में बताया था। इस बंगले के मालिक को एक भरोसेमंद गार्ड की ज़रूरत है। फिर यहाँ के मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। मुझे इस बंगले में गार्ड की नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। यह बंगला एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी का था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ पर रहा करते थे और काम के सिलसिले में उनका विदेश में भी आना जाना लगा रहता था। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर, नौकर और यहाँ तक कि गार्ड को भी भरोसेमंद रखा था, ताकि उनके पीछे उनके घर में कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। वैसे तो उनके घर में एक एक कोने में कैमरे लगे हुए थे। मालिक अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहते थे। उन्हें सबसे ज़्यादा अपनी बेटी का फिक्र होता था। वह उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम ज्योति था। कहने को तो ज्योति मैडम के साथ घर में उनकी माँ भी रहती थी, मगर मालिक फिर भी ज्योति मैडम के लिए बहुत परेशान रहते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। ज्योति मैडम बहुत खूबसूरत और हसीन थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। मगर जब से मैं यहाँ पर नौकरी पर लगा था, मैंने देखा था कि ज्योति मैडम बहुत बीमार रहती थी। मुझे यहाँ के पुराने गार्ड ने बताया था कि ज्योति मैडम विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई है और वह पिछले 2 साल से बीमार है। मालिक ने बड़े बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, यहाँ तक कि विदेश भी उनका इलाज करने के लिए ले गए, मगर ज्योति मैडम की बीमारी का पता ही नहीं चल पाता। मालिक के फैमिली डॉक्टर भी थे जिनका नाम डॉक्टर वकार था। वो ज्योति मैडम की सेहत के बारे में हर बार डॉक्टर वकार से ही पूछा करते थे। मालिक की बेटी लाखों में थी। मैंने उनकी 1-2 बार देखा था, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में यहाँ पर आया था तब वो नौकरानी के साथ गार्डन में टहलने के लिए आ जाती थी। नौकरानी पकड़कर उनको टहलाती थी। वो बहुत कमज़ोर हालात में लगती थी, पर अब तो काफ़ी दिनों से उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खड़ी भी हो जाए। वो इतनी बीमार हो गई है कि सिर्फ अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती है। मगर जब मैंने उनको पहले नज़र में देखा था तब मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश मेरी ज़िंदगी में भी ज्योति मैडम जैसी खूबसूरत लड़की हमसफ़र बनकर आ जाए। क्योंकि जब मैंने पहली बार ज्योति मैडम को गार्डन में टहलते हुए देखा था, वह इतनी हसीन लगती है कि उस पर कोई भी अपना दिल हार बैठे। पूरे 1 साल में मालिक को मुझ पर भरोसा हुआ, क्योंकि मैं किसी भी नए इंसान को बिना जांच पड़ताल और पूछताछ के अंदर नहीं भेजता था। मालिक का कहना था कि जिस दिन से मैंने तुम्हें गार्ड पर रखा है, उस दिन से कोई भी ऐसा इंसान हमारे घर में नहीं आया जिसने किसी तरह की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की हो, क्योंकि अमीर लोगों के तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। इसलिए मैं मालिक का भरोसेमंद गार्ड बन गया था। वो मुझसे ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। मेरे लिए तो ज्योति मैडम सिर्फ ख्वाहिश की तरह थी। मैं कहाँ और वह कहाँ, बस मैं उनके बारे में सोच सकता था। लेकिन वह इतनी बीमार थी कि मुझे भी उनकी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से वह बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लग गई थी। मुझे ज्योति मैडम के बारे में घर के नौकर बता दिया करते थे, क्योंकि घर के अंदर 2 नौकर और बाकी सारी नौकरानियां काम किया करती थी, तो मेरी बातचीत उन नौकरों से होती रहती थी। यह सुनकर तो मैं बहुत डर गया था। मैं जब भी ज्योति मैडम के बारे में सुनता तो मेरा दिल बेचैन हो जाता था। भगवान जाने उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि उनका इलाज ही पॉसिबल नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे मालिक ने अपने पास बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जगह दूसरा गार्ड रख रहा हूँ। उनकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, मालिक आप ये क्या कह रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ये नौकरी मेरा रोजगार है, मुझे तो कहीं भी यहाँ से अच्छी नौकरी नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर मालिक कहने लगे, तुम परेशान मत हो, दरअसल तुम बंगले के बाहर की निगरानी करते हो। मुझे एक और गार्ड की ज़रूरत है। मुझे इस घर के नौकरों में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। कहीं ये लोग मेरे पीछे मेरी बेटी के कमरे में तो नहीं जाते? तुम्हारी मालकिन भी सारा दिन कहीं ना कहीं बिजी रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के कमरे के बाहर की निगरानी करो और मैं बंगले के बाहर के लिए कोई दूसरा गार्ड रख लूँगा। उन्होंने कहा, तुम्हें नौकरी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ज्योति के कमरे के बाहर की निगरानी क्या करोगे? मालिक की बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई थी। मुझे इस काम से भी कोई ऐतराज़ नहीं था,
मालिक का कहना था कि मुझे तुम्हारे जैसे ही एक भरोसेमंद गार्ड की ज़रूरत है। अगर तुम किसी को जानते हो तो मुझे बताना। मैंने मालिक को अपने दोस्त के बारे में बता दिया था, जो शहर में ही रहता था और काफ़ी दिनों से उसका काम भी नहीं चल रहा था। उसे पूछताछ करने के बाद मालिक ने उसे बंगले के बाहर की निगरानी करने के लिए रख लिया था और मुझे ज्योति मैडम के कमरे के बाहर की निगरानी करने के लिए कहा था। अब मैं ज्योति मैडम के कमरे के बाहर पहरा देता था। ज्योति मैडम ज़ोर ज़ोर से खांसती थी। उनको बहुत तकलीफ थी। उनके गले से अजीब सी आवाज़ें आती थी। यह देखकर तो मैं भी डर गया था। मैंने कभी किसी और को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखा था। मैं कभी कभी ज्योति मैडम को देखने के लिए चोरी चुपके कमरे के अंदर झांक लिया करता था। आज भी ज्योति मैडम बहुत जोर जोर से खांस रही थी। मैं कमरे के अंदर झांक कर देखने ही वाला था कि अचानक मालिक दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को दवाई देने लगे। उसके बाद ज्योति मैडम की आवाज़ आना तो बंद हो गई। शायद उन्हें दवाई पीने के बाद थोड़ा आराम आ गया था। मगर मालिक कमरे से बाहर आ गए और मुझसे कहने लगे, राजन, मैं कपड़े बदलने के लिए जा रहा हूँ। तुम नौकर से जाकर कहो कि वो जल्दी से गाड़ी निकाल ले। आज मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मैं तो मालिक की बात सुनकर ही डर गया था। पता नहीं मालिक क्या करने वाले हैं। मैंने ड्राइवर से कह दिया था कि गाड़ी निकाल लो। मालिक भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। लगभग 2 घंटे के बाद मालिक वापस आए थे। मैं मालिक के पर्सनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करता था, इसलिए मैंने ड्राइवर से पूछा था कि मालिक कहाँ गए थे। ड्राइवर ने तो मुझे ऐसी बात बताई। इसे सुनकर चौंक गया था। वो कहने लगा कि मालिक ने अखबार में खबर छपवाई है कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा उसे इनाम में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मालिक की यह खबर शहर के सारे डॉक्टर के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थे। 5 करोड़ रुपए की रकम तो बहुत बड़ी रकम होती है और वैसे भी मालिक के लिए इतनी बड़ी रकम कोई मामूली बात नहीं थी। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आते थे और वैसे भी एक पिता के लिए उसकी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं सोचने लगा कि काश मैं डॉक्टर होता और ज्योति मैडम का इलाज करता और ज़िंदगी भर की कमाई कर लेता। कहते हैं कि इंसान सच्चे दिल से अगर भगवान से कुछ मांगे तो भगवान उसे ज़रूर पूरी कर देता है। मैं उन दिनों सोचता रहता था कि ज्योति मैडम का इलाज आखिर कैसे पॉसिबल होगा। मालकिन ने मुझे मना किया था कि मुझे ज्योति मैडम के कमरे के अंदर किसी भी नौकर को जाने नहीं देना है। उनके कमरे के अंदर मालकिन और मालिक ही जाया करते थे या कभी कभी मालकिन डॉक्टर को कमरे के अंदर लेकर जाती थी। बाकी किसी को भी परमिशन नहीं दी उनके कमरे के अंदर जाने के। एक दिन डॉक्टर वकार बंगले में मालिक से मिलने के लिए आए थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक बड़े ही अजीब से आदमी को अपने साथ लेकर आए थे। उन दिनों मालिक छुट्टियों पर थे, इसलिए घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। जो डॉक्टर वकार के साथ आया था वह बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल इंसान से अलग थी। उसकी आंखें गोल्डन कलर की थी और बाल लंबे लंबे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई तांत्रिक है। कपड़े तो उसने हमारे जैसे ही पहने हुए थे, मगर शक्ल से वह बड़ा ही अजीब लग रहा था। डॉक्टर वकार उसे अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि यह तांत्रिक दावा कर रहा है कि यह आपकी बेटी का इलाज करेगा, क्योंकि इसके अखबार में आपके 5 करोड़ रुपए वाले खबर के बारे में सुना है। मैं उन लोगों की बात सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था कि तांत्रिक आखिर ज्योति मैडम का इलाज कैसे कर सकता है। विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर तो उनका इलाज नहीं कर सके, ज्योति मैडम की बीमारी का पता नहीं लगा सके, तो फिर ये तांत्रिक। लेकिन वह कह रहा था कि वो ज्योति मैडम का इलाज कर सकता है और उनको पूरी तरह से ठीक कर देगा। उसके इतना ज़्यादा दावा करने पर मैं भी सोच में पड़ गया कि यह तांत्रिक सच कह रहा होगा। डॉक्टर वकार किसी काम से जा चुके थे और वो तांत्रिक वहीं पर बैठा रह गया था। वो तांत्रिक डॉक्टर वकार का कोई जानने वाला था। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो तांत्रिक मालिक से बातें करने के लिए बैठ गया। मैं भी कान लगाकर उन लोगों की बातों को सुन रहा था। उस तांत्रिक ने कपड़े भी बड़े गंदे मैले से पहने हुए थे। उसके पास कोई थैला या कोई बैग भी नहीं था जिसमें दवाइयाँ वगैरह होती है। वो तो खाली हाथ आया था। मैं सोचने लगा कि वो ज्योति मैडम का क्या इलाज करेगा। उस तांत्रिक ने मालिक से ज्योति मैडम के कमरे में जाने के लिए कहा। मालिक उसे ज्योति मैडम के कमरे के अंदर ले गए थे। मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे चल गया था। उसने मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से घूरा और मालिक तरफ देखकर कहने लगा, इस लड़के को कमरे के बाहर भेज दो, मुझे आपसे बात करनी है, आपकी बेटी के इलाज से रिलेटेड। तब मालिक ने मुझे बाहर जाने का इशारा किया। मैं बाहर तो आ गया, मगर मैं इस बंगले के कोने कोने के बारे में जानता था। मैं दरवाजे के कोने में जाकर ही खड़ा हो गया था, जहाँ से मैं तांत्रिक और मालिक की बातें सुन सकूं। पहले तो उसने ज्योति मैडम को बड़े गौर से देखा। उसके बाद उसने मालिक से ऐसी बात कही जिसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, जिसको सुनकर तो मालिक भी चौंक गए थे। उसने मालिक से कहा कि
देखो बड़े साहब, आपको मेरी बात बुरी तो ज़रूर लगेगी और मेरी बात से आपके दिल को ठेस भी पहुंचेगी, मगर तुम्हारी बेटी का इलाज दवाइयों में नहीं है। इसका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। आपको उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी। मालिक को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। जाहिर सी बात है, हर पिता एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करना चाहता ही है। मालिक ने उससे सवाल किया कि मेरी बेटी क्या सच में शादी होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मालिक उससे 2-3 सवाल किए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आदमी फ्रॉड भी हो सकता है। पैसों का सुनकर भी ज्योति मैडम के बारे में ऐसी बातें कर सकता है। उस आदमी ने ज्योति मैडम की बीते हुए कल की कुछ ऐसी बातें बताई, जिसे सुनकर मालिक और मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई बड़ा तांत्रिक है। उसने ज्योति मैडम को पहली बार देखा था। उसने बता दिया था कि उनका जन्म कब हुआ था और किस जगह पर हुआ था। मालिक को उस तांत्रिक पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि उसने ज्योति मैडम के कुछ ऐसे राज बता दिए थे जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता था। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मालिक आग बबूला हो गए थे। वो तो आपे से ही बाहर हो गए जब उस आदमी ने ये कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी अमीर परिवार में मत करना, बल्कि इसे गरीब से गरीब परिवार में करना, बल्कि एक ऐसे आदमी से करो जिसने शुरू से ही परेशानियां देखी है और जो आपकी बेटी को खुश न रख सके। यह बात सुनकर मालिक को गुस्सा आने लगा। मालिक कहने लगे, यह कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो। ज्योति पहले से ही इतनी ज़्यादा बीमार है कि वो अब उसमें किसी भी परेशानी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अगर मैं ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दिया तो मेरी बेटी और मुसीबत में पड़ जाएगी। मैंने अपनी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखा है। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान से शादी कर दूं जो उसे खुश ना रख सके। मालिक सही तो कह रहे थे। शादी करना कोई मजाक बात नहीं थी, बल्कि सारी ज़िंदगी का फैसला होता है। इसलिए ज्योति मैडम किसी गरीब इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, और इस दुनिया में गरीबों की कोई कमी नहीं है। गरीब से गरीब रिश्ता उनको अपनी बेटी के लिए मिल सकता था, मगर वो एक अमीर पिता होते हुए अपनी बेटी को गरीबी भरी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकते थे। उस आदमी ने कहा, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हो तभी आपकी बेटी ठीक होगी और उसका इलाज भी मुमकिन हो पाएगा, वरना आप अपनी बेटी को ज़िंदगी भर इसी हाल में देखते रहोगे और फिर एक दिन वह इस दुनिया से चली जाएगी। मालिक यह बात सुनकर परेशान भी हो गए थे और गुस्से से पागल भी। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को किसी गरीब इंसान के पल्ले बांध दूँ ताकि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए? इससे अच्छा तो यही है कि वह इसी तरह बीमार पड़े पड़े ही मर जाए। मगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब अनपढ़ जाहिल से नहीं करूँगा। वह तांत्रिक कहने लगा, अब आपकी मर्जी है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी बेटी की शादी ऐसे ही गरीब लड़के से करो जिसके साथ आपकी बेटी परेशान रहे। कुछ ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जो गरीबी में भी खुशी खुशी अपना गुजारा कर रहे हैं। आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो जो आपकी बेटी को गरीबी में जरूर रखे पर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे और आपकी बेटी वहाँ पर भी खुश रह सके। लेकिन आपकी बेटी का इलाज सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो, वरना जानते हो क्या होगा। उसने कहा था, आप मेरे हुलिये पर मत जाना, मैं बड़ी पहुंची हुई चीज़ हूँ। यह कहकर वह खामोश हो गया था। फिर उसने न जाने मालिक से क्या बात कही, मुझे पूरी बात सुनाई नहीं दी। मालिक उनकी बात सुनकर वो सुकून से हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस तांत्रिक की सारी बातों पर रजामंद हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद तांत्रिक कमरे से निकलकर चला गया था। तांत्रिक के जाने के बाद मालिक ने मुझे इशारे से अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके पीछे पीछे ही उनके कमरे में चला गया। मालिक ने मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद करने को कहा और ख़ुद सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मुझे भी अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे इतनी बड़ी बात करेंगे। वो मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगे, मेरे गाँव के बारे में पूछने लगे और कहने लगे कि आखिर तुम कहाँ तक पढ़े हुए हो, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। उन्हें मेरी पूरी फैमिली की डिटेल चाहिए थी। एक एक करके उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल कर दिए थे। मैंने एक एक करके उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम देखने में अच्छे हो, तुम गरीब हो बस इसलिए अपने स्टैंडर्ड के कपड़े पहनते हो, लेकिन अगर तुम अमीर होते और अमीरों की जैसे कपड़े पहनते तो तुम बहुत अच्छे लगते। हालांकि तुम अभी भी अच्छे लगते हो। वैसे तो हमारे घर में बहुत नौकर है, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। हमेशा तुमने बंगले की इज्जत की खातिर काफ़ी कुछ किया। तुमने अपने काम को भी अपना कर्तव्य समझा है। मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मालिक को क्या हो गया है। वह अचानक मुझसे ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे थे। मुझे जल्दी ही समझ आ गया था कि वह अचानक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं, मगर मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे सारे घर वालों के पूछने के बाद उन्होंने
मुझे एक अजीब बात कही थी। वह कहने लगे कि मैं तुम्हें कल को 10 लाख रुपए दूंगा, तुम अपने घर भिजवा देना, तुम्हारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मालिक की बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। हालांकि मुझे इस बात से खुशी हो रही थी क्योंकि 10 लाख रुपए की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं समझ गया था कि मालिक मुझसे क्या चाहते हैं। वो मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद करना चाह रहे थे। सबसे ज़्यादा भरोसा उनका मुझ पर ही था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे पसंद किया था। उनका कहना था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी तो उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। क्या तुम मेरी बेटी ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार करके मुझे निराश नहीं करोगे, बल्कि हाँ करके मुझे खुश कर दोगे। मालिक का बदला हुआ बिहेवियर देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मालिक को इस तरह से मौन बनते हुए देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वह अपनी बेटी के लिए मुझसे कितनी बड़ी बात कर रहे थे। हालांकि उनकी बेटी और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मगर मैंने हिम्मत से काम लेते हुए मालिक की बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वह बीमारी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थीं, पर मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे शादी करने के बाद आखिर मैडम की बीमारी कैसे दूर होगी, जबकि मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान था। मुझ में कोई ऐसी बात नहीं थी। खैर, मैं किसी हाल में भी ज्योति मैडम से शादी करने के लिए इनकार नहीं कर सकता था, बल्कि मैं तो उन्हें पहले ही दिन से पसंद करता था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज्योति मैडम से शादी करूंगा। लेकिन आज मैं सोचा नहीं, वह होने जा रहा था। और मुझे इस बात से बहुत डर महसूस हो रहा था कि ज्योति मैडम बीमार थी। अगर शादी के बाद कुछ हो गया तो खैर। मालिक के होते हुए मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रहा था। मेरी शादी मालिक की बेटी के साथ फिक्स हो गई थी और मैंने ये खबर अपने पेरेंट्स को भी दी थी, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए थे। मालिक ने यह खबर भी न्यूज़ चैनल और अखबार में छपवा दी थी कि वो अपनी बेटी ज्योति की शादी अपने घर के ही गरीब गार्ड से कर रहे हैं। यह बात मालिक के लिए बड़ी दुख की थी। जाहिर सी बात है, मैं उनके और उनकी बेटी के लिए परफेक्ट नहीं था, जबकि मैं तो गांव का रहने वाला गरीब लड़का था। मगर इसके बावजूद मालिक की बेटी की बीमारी ने उन्हें मुझे अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शहर के बड़े बड़े लोगों तक जब यह खबर पहुंची तो वह तरह तरह की बातें करने लगे थे। कह रहे थे कि पता नहीं इस आदमी की बेटी में ऐसी क्या कमी है जो वो अपनी बेटी की शादी गरीब इंसान के साथ कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अभी मेरी और ज्योति मैडम की शादी में 15 दिन रह गए थे। इन 15 दिनों में धीरे धीरे उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। यह देखकर तो मालिक भी हैरान थे और उन्हें खुशी भी थी कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो रही है। और तो और 15 दिन पूरे होने तक ज्योति मैडम पूरी तरह से ठीक हो गई थी। बस उन्हें थोड़ी बहुत कमज़ोरी का एहसास हो रहा था। मैं भी सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मैडम की तबीयत किस तरह से ठीक हो रही है, क्योंकि ना ही किसी तरह से उनका खाना पीना बदला गया था और ना ही वो कोई दवाई खा रही थी। मुझे लगा कि मेरी शादी ज्योति मैडम के साथ सिंपल तरीके से होगी, मगर मालिक ने तो काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। शादी के एक दिन पहले मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि मैं तुमसे पर्सनल बात करना चाहता हूँ और तुमसे वादा लेना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ चोरी चुपके नहीं कर रहा, बल्कि सारे ज़माने को यह बात पता है। मैंने सबके सामने तुम्हें अपना दामाद एक्सेप्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे। मालिक की इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। उधर उनकी शर्त ने मुझे पागल बना दिया था। उनकी शर्त बहुत ही अजीब थी। यह शर्त पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रखने की थी। दरअसल मालिक की यह शर्त थी कि मैं उनकी बेटी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर मैं रात के समय अपना घर छोड़कर बंगले की नाइट ड्यूटी किया करूँगा। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं निगरानी करता था, मगर अभी तक मैंने ड्यूटी नहीं की थी। रात के समय पर मैं अपने किराए के घर में चला जाता था और ना ही बंगले में रात के समय नाइट ड्यूटी करने के लिए किसी गार्ड को रखा गया था। मुझे हैरानी इस बात की थी कि मालिक ने मुझे अपनी बेटी की देख रेख करने के लिए रखा था। अब जब वह विदा करके मेरे घर चली जाएगी तो फिर उन्हें अपने इस बंगले की पहरेदारी करवाने का क्या मतलब बनता था। मालिक की इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरे दिमाग में एक अजीब बात आ गई थी। इधर मैं अपनी पत्नी से शादी करने के लिए बेचैन हो रहा था और यहाँ मालिक ने मेरे सामने एक अजीब सी शर्त रख दी थी, जिसे मानना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मालिक अब मेरे ससुर ही नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर आदमी थे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि आप जैसा कहोगे मैं शादी को वैसा ही निभाऊंगा।
मालिक ने कहा कि दरअसल मेरी बेटी की बीमारी ने मुझे परेशान करके रख दिया। हालांकि अब बेहतर हो गई है, मगर मुझे कुछ लोगों पर शक हो रहा है। बस इस वजह से मैं तुमसे नाइट ड्यूटी करवा रहा हूँ। एक ख़ास मकसद है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे आगे शर्त रख रहा हूँ। भले ही यहाँ पर मेरी बेटी नहीं होगी, मगर तुम पहले से ही इस बंगले का गार्ड हो, और अगर तुम रात को नाइट ड्यूटी कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। इसके बदले मैं तुम्हें डबल सैलरी दे दिया करूँगा, दिन और रात दोनों की लगातार। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। मालिक की बात सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल तो उठे थे, मगर मैं उनके इस अंदाज को समझता था। वह हमेशा ऐसे ही बात किया करते थे, कभी पूरी बात नहीं बताते थे। वह जानता था कि उनकी शर्त के पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, क्योंकि बेवकूफ़ों वाली बात करना मालिक के अंदर में नहीं था। अगले दिन मेरी शादी ज्योति मैडम के साथ हो गई थी। अपनी बेटी की शादी पर दोनों माता पिता बहुत रोए थे। मालकिन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, और वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि बेटा, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। मालिक के भी आंखों में आंसू थे। आज उनकी इकलौती बेटी की शादी हो गई थी और उसकी विदाई थी, इसलिए उन दोनों का रोना तो बनता था। आज मेरी पहली रात थी, तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी के पास जाने से नहीं रोका, बल्कि मुझे खुशी खुशी परमिशन दी कि तुम जाकर मेरी बेटी का ख्याल रखो और उसे दवाइयाँ भी टाइम पर देते रहना। कल से तुम आकर यहाँ पर नाइट ड्यूटी करना, और हाँ, तुम जैसा भी कुछ देखो मुझे ज़रूर बताना, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो रहा हो। खैर, मैं मालिक से परमिशन लेकर अपने घर आ गया था। ज्योति मैडम तो पहले ही मेरे दोस्त की पत्नी के साथ मेरे घर पर आ गई थी। मेरा छोटा सा घर जो ज्योति मैडम के आने पर इंतज़ार कर रहा था। मैं घर आया तो मेरी पत्नी दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं उनके पास जाने से डर रहा था, क्योंकि मैं तो उनके घर का एक मामूली गार्ड था, और वो बचपन से ही महारानी की तरह बड़ी थी। उनकी ज़िंदगी में तो कोई कमी नहीं थी, मगर मैं तो एक मामूली सा आदमी था। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी ने मेरा स्वागत किया। उनकी तबीयत बेहतर लग रही थी। मुझे देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इसका मतलब यह था कि वह मुझसे शादी करके खुश थी, और ना ही उन्होंने मुझे गरीब होने का ताना दिया। वो काम पत्नी की तरह मेरी सेवा की बातें करने लगी थी। मुझे एहसास हुआ था कि वो एक अच्छी पत्नी बनने के काबिल है। मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत कर दी थी, मगर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मुझसे सब्र नहीं हुआ। सुबह के समय मैंने उनसे सवाल कर ही लिया कि आपको मुझसे शादी करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आपका तो सपना होगा कि आपकी शादी किसी अमीर इंसान से हो। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे लिए तुमसे शादी करना ही भलाई था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी सेहत ख़राब हो जाती, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। बस इसी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मुझे भी समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझसे शादी होने पर ज्योति मैडम की तबीयत ठीक होने लगी। इसमें कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, मगर मैं नहीं जानता था कि अभी सच्चाई मेरे सामने आनी बाकी रह गई है। ना तो इस बात से खुश था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और जिसको मैं हमेशा चाहता था, जिसके बारे में मैं हमेशा ख्वाहिश करता था, अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी, और उसने भी मुझे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। सुबह से रात कैसे हो गई मैं नहीं जानता। शाम के फौरन बाद मैं अपने घर से निकल गया और मालिक के बंगले की तरफ पहुंच गया। बंगले के अंदर जाते ही मेरी बहुत इज्जत हो रही थी, क्योंकि मैं अब इस घर का दामाद बन चुका था। मालिक ने मुझे नाइट ड्यूटी करने के लिए कहा था, लेकिन अब मालिक ने मुझे एक और अजीब बात बताई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें बाहर किसी को भी यह जाहिर नहीं करना है कि तुम यहाँ नाइट ड्यूटी करने के लिए आए हो। बंगले के बाहर जो छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, तो वहाँ उसकी खिड़की से झांक कर बंगले की पहरेदारी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम अपने ससुराल की ड्यूटी कर रहे हो। मैं सर्वेंट क्वार्टर में चला गया और उसकी खिड़की के पास बैठ गया था। सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से बंगले का गेट साफ साफ नजर आ रहा था। अभी मुझे 2 घंटे ही गुजरे थे कि मेरी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया था। रात के लगभग 3 बज रहे थे जब हल्की सी आहट हुई। मुझे बंगले के गार्डन की तरफ कोई कूदता हुआ नजर आया था, क्योंकि बंगले के गार्डन के बाहर की दीवार से कोई गार्डन के अंदर कूदा था। वहां से किसी की हलचल की आवाज़ आने लगी तो मैं चौंक गया। जब मैंने गौर से देखा तो यह वही आदमी था, वही तांत्रिक था जो डॉक्टर वकार के साथ आया था और जो मालिक से उनकी बेटी की शादी के बारे में कहा था। मैं इस आदमी को देखते ही पहचान गया था, और इसको इस तरह से बंगले के अंदर चोरी चुप के आते हुए मैं हैरान रह गया था। यह तो वही तांत्रिक था, मगर उसका यहाँ पर क्या काम है? इससे पहले कि वो आदमी मेरी आंखों से ओझल हो जाता, मैं सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल आया था कि यह यहाँ मौजूद है, क्योंकि इस बंगले के अंदर बिल्कुल चोरों की तरह घुसा था। और फिर इसे रात के समय आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता, वह तेज़ी से चलता हुआ चोरी चुप के खिड़की से बंगले के अंदर कूद गया और मालिक के कमरे के पीछे की साइड चला गया।
मैंने देखा कि मालिक के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर मैंने मालकिन की मौजूदगी की वजह से कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं समझा। मगर जब मेरी नज़र मालिक के कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि बिस्तर पर सिर्फ मालिक मौजूद थे, मालकिन नहीं थी। तो मैं फ़ौरन कमरे के अंदर चला गया और मालिक को नींद से जगा दिया। घबराने के बजाय मालिक खामोशी से उठे और बाहर आ गए। सामने का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था वो मेरी समझ से बाहर था। मालिक की पत्नी और वो आदमी एक दूसरे के साथ खामोशी से कुछ बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वापस में पैसों का लेन देन कर रहे हैं। मालिक की पत्नी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह ऐसे लोगों से भी मिलती जुलती होगी, बल्कि ऐसे लोगों को तो वो अपने करीब भटकने नहीं दिया करती थी। मगर आज जो मैं देख रहा था उसे देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मालिक ने जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मालिक ने अपनी पत्नी को घूर कर देखा तो मालकिन घबराती थी। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो और इस आदमी से इस समय क्या बातें कर रही हो? तो तुमने इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया है, वह भी रात के इस समय पर? आखिर कौन है ये? मालकिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मालिक बिना किसी सबूत के अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इसे पकड़ लो और इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। इसकी इतनी पिटाई करो कि जब तक कि सारा सच उगल दे। यह यहाँ पर क्यों आया है, तब तक इसे मारते ही रहना। यह सुनकर तो आदमी भी घबरा गया था। उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ नजर आ रहा था। मालकिन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने अचानक कहा कि मुझे माफ़ कर दो बड़े साहब, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई। मगर गलती सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं की है, इसमें आपकी पत्नी भी शामिल है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे उस दिन इस घर में आकर आपके सामने झूठ बोलना है। मालकिन ने मुझे पैसों का लालच दिया था कि मैं तांत्रिक बनकर आऊँ, और उन्होंने मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ बातें बता दी थी। जो मैंने आपको बताई तो आपको यकीन आ गया था कि मैं एक सच्चा तांत्रिक हूँ। फिर मैंने आपसे झूठ कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी किसी गरीब इंसान से कर दो तो आपकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा कहने के लिए मुझे मालकिन ने ही कहा था। उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए देने का वादा किया था कि सब कुछ पहले सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, बल्कि मामूली से इंसान हूँ। मालिक तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो जो इस औरत की बातों में आ गए? मालिक उस पर चिल्लाने लगे। वो कहने लगा, मालिक, मैंने जो काम किया है मैं उसके ही पैसे लेने के लिए आया हूँ। यह सब सुनकर तो मालिक के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, जबकि मालकिन फूट फूट कर रो रही थी। वह आदमी तो साफ साफ मालकिन पर इल्जाम लगा रहा था और कह रहा था कि उन्होंने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आखिर झूठ बोलने के लिए मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे थे, इसलिए मैं इस काम को इनकार नहीं कर सकता था। वो कहने लगा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिक ने जब चिल्लाते हुए मालकिन से कहा कि क्या यह आदमी सच कह रहा है, तो मालकिन घबरा गई थी और फिर उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी ही समझना चाहिए था। दरअसल मैं तुम्हारी बेटी से नफरत करती थी। तुमने मुझसे दूसरी शादी की थी, फिर भी तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से ही किया करते थे। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अपनी आंखों में कितने सारे सपने सजा कर आई थी, मगर तुमने सारा प्यार अपनी बेटी पर ही लुटा दिया। इस घर की चीज़ तुमने अपनी बेटी के नाम कर दी। मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे तो तुम सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए ही लेकर आए थे। यह कहकर जब मालकिन रोने लगी तो मुझे आइडिया हो गया था कि औरत मालिक की दूसरी पत्नी है तो ज्योति मैडम की सगी माँ नहीं है, जबकि ज्योति मैडम की सगी माँ तो कोई और थी। वो कहने लगी कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं तुम्हारी बेटी से बदला लेना चाहती थी। मालिक कहने लगे, कैसा बदला? तुम कितनी घटिया औरत हो। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उस आदमी के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मुझे पूरी बात सच सच बताओ। मालिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे तो उन्होंने अपनी गलती के बारे में बता दिया। उन्होंने जो कुछ किया था वो सब खुलकर सामने आ गया था। दरअसल मालिक की पत्नी खुद ही ज्योति मैडम को उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर बीमार करती रही थी। वो उनकी माँ थी, इसलिए कोई उन पर शक भी नहीं कर सकता, और ये आदमी इसलिए मालकिन के कहने पर झूठ बोला था। लेकिन एक आस्तीन का सांप भी था जिसने मालकिन का साथ दिया वो था मालिक का फैमिली डॉक्टर वकार, जो मालकिन के साथ मिला हुआ था। वह आदमी कहने को तो मालिक का दोस्त था, मगर मालकिन उसे ढेर सारे पैसे दे रही थी। वही था जो ज्योति मैडम की सेहत खराब करने वाली दवाइयाँ मालकिन को दिया करता था, और मालकिन ज्योति मैडम की दवाइयाँ और ओरिजिनल दवाइयों से बदलकर उन्हें मिला दिया करती थी। तभी तो मैडम ना बीमार हो रही थी और ना ही ठीक हो रही थी। उनकी कंडीशन बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। वो पागल हो जाती, और मालकिन चाहती भी यही थी। ये दवाइयाँ ज्योति मैडम को पागल बनाने के लिए थी। वह इन दवाइयों को खा खा कर इस दुनिया को छोड़कर चली जाए और मालिक को ऐसा लगे कि उनकी बेटी बीमारी की वजह से मर गई। औरत भी कितनी अजीब होती है। मालकिन के उनकी दूसरी पत्नी के साथ मोहब्बत की शादी थी। भले ही उनकी पहली शादी उनके परिवार वालों ने करवाई थी, मगर वो अपनी
बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। जब उनकी पहली पत्नी मर गई तो उन्होंने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली। जब मालिक की दूसरी शादी हुई थी तो ज्योति मैडम 2 साल की थी और उन्होंने अपनी सारा प्यार, अपनी मोहब्बत को छोड़कर बेटी पर ही लुटा दिया था। इस बात की सारी जिंदगी मालकिन को जलन रही थी। मालकिन ज्योति मैडम का दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही थी। मालिक ने मालकिन को घर से निकाल दिया। मालिक ने अपनी पत्नी और डॉक्टर वकार और उस आदमी तीनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया। और यह बंगला तो पहले से ही ज्योति मैडम के नाम था। मालिक ने हम दोनों को इस घर में रहने के लिए कहा। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी पत्नी पूरी तरह से सेहतमंद है। मालिक भी अपनी बेटी को मेरे साथ खुश देखकर हमेशा खुश रहते हैं, मगर उन्हें आज भी बहुत अफसोस है कि उनकी पत्नी ने बहुत घटिया हरकत की थी। लेकिन उनकी पत्नी आज जेल में चक्की पीस रही है और उसे उसके किए की सज़ा मिल गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।